नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो क्रिटिसिज्म की यूनिट है उसके एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यूज भी मैंने इसमें कुछ डाले हैं जो बहुत ज्यादा चांसेस है, जो कई बार रिपीट हो चुके हैं और आगे भी वो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो एग्जाम में अभी ज्यादा टाइम नहीं है, 15-16 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो जितने ज्यादा हो सकते हैं आप पीवाईक्यूज कीजिए, एमसीक्यूज कीजिए और रिविजन कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम जो क्रिटिसिज्म वाली यूनिट है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहले मैं ऑलरेडी एक जो लास्ट वाली यूनिट है, सेकंड लास्ट यूनिट लिटरेरी थ्योरी की, उस पे मैंने 100 क्वेश्चन बनाए थे, जहां से काफी ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन रिपीट हो। वहां से तो 5-6 क्वेश्चन वहां से रिपीट होने के चांसेस है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ पोएट्री इज इमेंस। जो पोएट्री का जो फ्यूचर है वो ऐसा बोला है कौन से राइटर ने कि काफी ज्यादा चांसेस है कि फ्यूचर में जाके पोएट्री का करियर काफी अच्छा रहेगा। और रेस एज टाइम गोज ऑन विल फाइंड एंड एवर श्योरर एंड श्योरर स्टे दिस क्लेम फॉर पोएट्री इज मेड। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने पोएट्री के बारे में ऐसा बोला है कि जो पोएट्री का फ्यूचर है वो काफी इमेंस होने वाला है आने वाले टाइम में। ठीक है, ऐसा बोला है मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपने एक वर्क द स्टडी ऑफ पोएट्री में। ठीक है, तो वो प्रोज की बजाय पोएट्री के बारे में ज्यादा बोल रहा है कि पोएट्री का करियर आगे जाके ज्यादा इमेंस होने वाला है। फर्स्ट है राइट आंसर इसमें। सेकंड है, एलियट यूजेस द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन हिज एसे। टीएस एलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की टर्म दी है कौन से एसे में? इसने देखो टर्म कोइन नहीं की है, ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ने पॉपुलर किया है। और ये एसे था इनका, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। इसमें इसको आर्टिस्टिक फेलियर बोला था क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो कोरिलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए एक फेल्ड प्ले माना है टीएस एलियट ने। उसके बाद है, इन ड्राइडन्स एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, डेट इंपॉर्टेंट है इसकी। हु ओपन्स द डिस्कशन ऑन द बिहाफ ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट के बिहाफ पे कौन बोल रहा है? देखो यहां से बार बार क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं। लेसिडस जो है वो किसकी फेवर में बोल रहा है, क्राइड्स किसकी फेवर में बोल रहा है, यूजिनस किसकी फेवर में बोल रहा है, ऐसे। और निएंडर जो खुद ड्राइडन है वो इंग्लिश ड्रामा को डिफेंड कर रहे हैं। इसमें एंशिएंट को डिफेंड किया है क्राइड्स ने। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद है, हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन राइटर्स फेमसली इमेजिन द प्लाइट ऑफ शेक्सपियर सिस्टर। कौन एक वुमेन राइटर है जिसने शेक्सपियर की जो बहन है एक इमेजिन कैरेक्टर बनाया है? ठीक है, उसका नाम है जूडिथ शेक्सपियर। ये कैरेक्टर इन्वेंट किया है जूडिथ शेक्सपियर, वर्जीनिया वुल्फ ने। वर्जीनिया वुल्फ का एक बहुत ही फेमस ऐसे है, फेमिनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ए रूम ऑफ वन सॉन्ग। इस ऐसे में बोला था कि एक वुमेन के पास अगर स्पेस हो और कुछ पैसे भी हो तो वो भी एक अच्छी राइटर बन सकती है। ठीक है, जैसे कि शेक्सपियर है। अब शेक्सपियर की कोई बहन होती तो क्या वो इतनी ज्यादा फेमस हो पाती? नहीं, क्योंकि उस टाइम पे वुमेन की राइटिंग को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ग्रेट लिटरेचर इज एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूट टू। ऐसा किसने बोला है? ऑल ग्रेट लिटरेचर इज एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ऐसा बोला मैथ्यू आर्नोल्ड ने। स्टडी ऑफ पोएट्री में ये मैथ्यू आर्नोल्ड की स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रेट ट्रेडिशन एन्यूसिएटेड बाय एफ.आर. लेविस। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है बिल्कुल पेपर में। तो ये इसने पूछा है ग्रेट ट्रेडिशन में कौन से राइटर के बारे में नहीं बात की उसने कि ग्रेट राइटर नहीं है। उसमें जोसेफ कॉनरेड है, जेन ऑस्टन है, जॉर्ज एलियट है, जेम्स जॉयस उसमें नहीं है क्योंकि इसमें एक फोर्थ राइटर हेनरी जेम्स है। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें भी करवाया था। और चार्ल्स डिकेंस को इसने निंदा की है चार्ल्स डिकेंस की, सिर्फ एक वर्क को प्रेज किया है, हार्ड टाइम्स को। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग थियोरिस्ट फॉर्मुलेटेड द कांसेप्ट ऑफ यूटाइल डुल्स प्रॉफिट कंबाइंड विद डिलाइट। यूटाइल डुल्स स्वीटनेस एंड प्लेजेंट इसका मतलब है, और इसको इस कॉन्सेप्ट को दिया है होरेस ने आर्स पोएटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन नॉर्थ ऑफ फ्राइज फॉर जेनरिक प्लॉट। इसमें से जो नॉर्थ ऑफ फ्राई का एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म है उसमें 4 जेनरिक प्लॉट भी उसने डिस्कस किए हैं, कॉमिक, ट्रेजिक, लिरिक, आयरनिक। लिरिक नहीं है। ठीक है, कॉमिक है, ट्रेजिक है, आयरनिक है, ये तीनों है उसमें। एक और भी दिया गया था चौथा,
स्टायर है शायद, तो ये लिरिक वाला नहीं आएगा इसमें, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट, द स्टोरी एंड द नोवेल, द आइडिया एंड द फॉर्म आर द नीडल एंड थ्रेड, एंड आई नेवर हर्ड ऑफ Gould of Trailers who recommended the use of thread without the needle or the needle without the thread। ऐसा किसने बोला? The famous passage describing the relation of the idea to form is found in, कौन से वर्क में है ऐसा? ये हेनरी जेम्स का एक वर्क है द आर्ट ऑफ फिक्शन, वहां से आता है ये। हेनरी जेम्स आर्ट ऑफ फिक्शन इंपॉर्टेंट वर्क है ये। नेक्स्ट, William Wordsworth's statement of purpose in publishing the lyrical ballad carries the following phrase। Complete the phrase, इस phrase को correctly complete करना है। To choose incident from common life and to relate or to describe them throughout so far as possible in selection of language really used by man। हर जगह पे वर्ड्सवर्थ ने ऐसे ही बात की है अपने, इन्होंने जो लिरिकल बैलेड लिखा है उसमें हर जगह पे बात की है कि सिंपल और रस्टिक लाइफ से हमें थीम चूज करनी चाहिए, कॉमन मैन की लैंग्वेज को यूज करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो एस.टी. कॉलरेज है उनके अपोजिट व्यूज थे। एस.टी. कॉलरेज का मानना था कि हमें अगर इतनी सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे तो क्या फर्क होगा एक आम आदमी में, एक राइटर में, इसलिए प्रोज और पोएट्री की लैंग्वेज जो है वो काफी अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसकी है? विलियम वर्ड्सवर्थ की है, और ये बोल रहा है कि इन लैंग्वेज जो है वो कॉमन मैन की यूज की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्पस दैट द अनकॉन्शियस कम्स इनटू बीइंग ओनली इन लैंग्वेज, ऐसा किसने बोला? जैक्स लाकान। पर्पस दैट द अनकॉन्शियस कम्स इनटू बीइंग ओनली इन लैंग्वेज, ये बोला है जैक्स लाकान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट ऑफ पोएट्स आर्नोल्ड सेड लाइज इन हिज पावरफुल एंड ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज टू लाइफ, but a critic pointed out it was not a happy way to putting it, as ideas were lotion of the influenced skin of suffering humanity। Who was the critic? ऐसा किसने बोला है? टी.एस. एलियट। इसका राइट आंसर है टी.एस. एलियट। द ग्रेटनेस ऑफ ए पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ्यू आर्नोल्ड टचस्टोन वर द शॉर्ट पैसेज। टचस्टोन मेथड किसने दिया है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने, जिसमें वो क्लासिक राइटर को फॉलो करने की बात कर रहा है कि कोई भी अगर आपको वर्क लिखना है तो पहले आप क्लासिक्स को पढ़िए, देन अच्छे से अपने वर्क, जब आपने वर्क लिख लिया है तो उसको रिफॉर्म कीजिए, जो क्लासिकल राइटिंग है उसके साथ कंपैरिजन कीजिए, इसको बोलते हैं टचस्टोन मेथड। शॉर्ट पैसेजेस इवन सिंगल लाइन ऑफ क्लासिक पोएट्री beside which the line of other poets may be placed in order to detect the presence or absence of his poetic quality। In his study of poetry, Arnold cited touchstone from such non-fiction poets as Homer and Dante, and also from the English poets Shakespeare and Milton। Which English poet did he disapproving call not one of the great classic in the list below? इनमें से कौन सा राइटर है जिसके बारे में बोला है कि ये ग्रेट क्लासिक नहीं है? चौसर। चौसर के बारे में मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोला चौसर लैक्स हाई सीरियसनेस, सीरियसनेस की कमी थी। जो ग्रेट थिंग है उनको भी एक मोक तरीके से दिखाया है, एक मोकिंग वे में दिखाया है चौसर ने, इसलिए चौसर एक क्लासिक राइटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लाइन्स विद गोल्ड ज्यूवेल्स ओवर एवरी पार्ट एंड हाइड द ऑर्नामेंट्स विद देयर वॉन्ट ऑफ आर्ट, ऐसे उन क्रिटिसिज्म लिखा है पोप ने। पोप ने इसमें क्या रिजेक्ट किया है? पोप ने रिजेक्ट किया है आर्टिफिशियलिटी को, ठीक है। विट और ह्यूमर की बात की है उसने, आर्टिफिशियलिटी को रिजेक्ट किया है ऐसे उन क्रिटिसिज्म में। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, आई थिंक 1711 है या 1734 है, ऐसी कुछ डेट है इसकी। ऐसे उन क्रिटिसिज्म और ऐसे उन मैन, दोनों की डेट याद करनी है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अब मैच करने वाला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म किसने लिखा है? द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, function of criticism from the spectator to post structuralism, और the function of English at present time। देखो चारों ही बिल्कुल सेम से टाइटल दिए गए हैं, तो इसमें पहले दो से आपको पता चल सकता है कि कौन सा सही है। इसमें आंसर है पहला ही, ए का फोर्थ, बी का थर्ड। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म ये किसने लिखा है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। और फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम ये लिखा है टी.एस. एलियट ने।
तो डी का इसमें फोर्थ हो जाएगा, सॉरी ए का फोर्थ होगा। ये लिखा है टीएस एलियट ने और एट प्रेजेंट ऑफ टाइम लिखा है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। ठीक है, तो इसका पहला आंसर होगा ए का फोर्थ होगा, बी का थर्ड होगा, सी फर्स्ट, डी सेकंड। फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म स्पेक्टेटर टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ये लिखा है टेरी एगल्टन ने। ठीक है, और ये लास्ट वाला है, ये लिखा है रिचर्ड ओमेन ने। तो ये फर्स्ट वाला सही होगा इसमें। नेक्स्ट है उसके बाद ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट अकॉर्डिंग टू टीएस एलियट द टर्म ट्रेडिशनल यूजुअली मीन्स। ट्रेडिशनल जो ये टर्म है ये एक नेगेटिव वे में यूज किया है इसने, समथिंग नेगेटिव। नेक्स्ट उसके बाद शेक्सपियर फेमसली नेग्लेक्ट द ऑब्जर्व एरिस्टोटल रूल्स कंसर्निंग द थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज। तीन ड्रामेटिक यूनिटीज को नेग्लेक्ट किया है। कौन कौन सी तीन ड्रामेटिक यूनिटीज हैं? टाइम, प्लेस और एक्शन। एंड सैमुअल जॉनसन अंडरटेक्स टू डिफेंड शेक्सपियर फ्रॉम दीज क्रिटिसिज्म। लेकिन सैमुअल जॉनसन ने डिफेंड किया है शेक्सपियर को इसके लिए। उसने बोला कि टाइम, प्लेस और एक्शन होना चाहिए। प्रीफेस टू शेक्सपियर में विच और द एरिस्टोटेलियन ड्रामेटिक यूनिटीज डज जॉनसन बिलीव शेक्सपियर टू ऑब्जर्व मोस्ट सक्सेसफुली। इसमें से तीन में से मोस्ट सक्सेसफुली कौन सी यूज की है उसने? ये एक्शन वाली। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा सक्सेसफुली यूज की है शेक्सपियर ने, ऐसा बोला है जॉनसन ने। नेक्स्ट है उसके बाद व्हाट एट्रीब्यूट ऑफ शेक्सपियर कैरेक्टराइजेशन डज जॉनसन एडमायर इन हिज प्रीफेस टू शेक्सपियर। जॉनसन ने एडमायर किया है प्रीफेस टू शेक्सपियर में शेक्सपियर को। क्या बोला है उसके बारे में? द वे हिज कैरेक्टर रिप्रेजेंट पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस की बात नहीं की, बात तो की है वैसे टाइम एंड प्लेस की, टाइम, प्लेस और एक्शन तीनों की बात की है। द वे हिज कैरेक्टर एग्जिबिट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ह्यूमरस और प्रोफेशन। द वे हिज कैरेक्टर पोर्ट्रे द जनरल पैशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन नेचर। जो कैरेक्टर उसने दिए हैं, ठीक है, वो रियल लाइफ में जैसे रोल प्ले कर रहे हैं ऐसे ही कैरेक्टर उसने बुक्स में दिखाए हैं, अपने वर्क में दिखाए हैं। ठीक है, जनरल पैशन दिखाया गया है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन नेचर का। तो ये थर्ड वाला इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है उसके बाद ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट। टीएस एलियट यूज्ड द एनालॉजी ऑफ द कैटलिस्ट टू द elucidate the theory of impersonal poetry. He cites the example of a filament of platinum and the poetic process. This is equivalent to। अब पोइट के माइंड को इसने एक केमिकल रिएक्शन के साथ कंपेयर किया है उसने, तो ये इसका आंसर होगा द माइंड ऑफ द पोइट। ठीक है, पोइट के माइंड को कंपेयर करके उसने एक फॉर्मूला भी दिया था, एक साइंस से एक केमिकल रिएक्शन कैसे करता है, इस तरह से पोइट का माइंड भी ऐसे ही काम करता है जिससे फिर वो क्रिएशन कर सकता है किसी आर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज उड पिक्चरा पोएसिस फ्रॉम होरेस आर्ट ऑफ पोएट्री मीन्स। होरेस का जो वर्क है आर्स पोएटिका, उसमें ये फ्रेज है उड पिक्चरा पोएसिस। इसका मतलब क्या है? एज इन पेंटिंग सो इन पोएट्री। ये फर्स्ट वाला ही है इसका मतलब, एज इन पेंटिंग सो इन पोएट्री। नेक्स्ट, व्हाट डज फिलिप सिडनी कॉल पोएट हेटर्स इन डिफेंस ऑफ पोएजी। ये वर्क आप स्टार मार्क कर लो इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आया है और ऑलमोस्ट अब तो हर बार पेपर में आ रहा है क्वेश्चन डिफेंस ऑफ पोएजी से। इसको 1580 में लिखा था इसने फिलिप सिडनी ने और 1595 में इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो पोइट हेटर्स को इसने बोला है मिसो मिसोई। मिसो मिसोई जो पोइट्री से घृणा करते हैं, पोइट से घृणा करते हैं, उनको मिसो मिसोई ये टर्म दी है फिलिप सिडनी ने। नेक्स्ट है द रोमांटिक पीरियड produce a fair amount of dramatic criticism. A notable example is on the knocking at the gate in Macbeth. Who is the author? ये किसने लिखा है? On the knocking at the gate in Macbeth. जब मैकबेथ की को मर्डर कर दिया जाता है, मैकबेथ का कौन करते हैं? सॉरी, किंग डंकन का मर्डर कर देता है मैकबेथ और उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ दोनों मिलके। तो वहां पे जो गार्ड खड़े थे गेट पे, वो सीन इसमें दोबारा से दिखाया है थॉमस डी क्विंसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिज एसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम। मैथ्यू आर्नोल्ड का है, अभी ऊपर आया था। इसमें मैथ्यू आर्नोल्ड कंटेंटेड दैट, क्या कंटेंट किया है मैथ्यू आर्नोल्ड ने? क्रिएटिव एंड क्रिटिकल पावर शुड बी रैंक्ड इक्वली। नहीं, ऐसा नहीं बोला। क्रिएटिव एंड क्रिटिकल पावर आर नॉट कंपेयर इन एनी वे, उनको कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। क्रिटिकल पावर शुड बी रैंक्ड हायर देन क्रिएटिव पावर। क्रिएटिव पावर शुड बी रैंक्ड हायर देन क्रिटिकल पावर, ये सही है। क्रिएटिव पावर जो है वो उसको हायर रैंक दिया जाना चाहिए, किसके अलावा?
जो क्रिटिकल पावर है उसके अलावा, देखो क्रिटिसिज्म तो कोई भी कर देता है, लेकिन क्रिएटिव करने की जो किसी भी आर्ट ऑफ क्रिएशन की पावर जो है वो हर किसी में नहीं होती। सही और गलत जो है वो बहुत सारे लोग वैसे भी बता देते हैं, अपने अपने व्यूज होते हैं सबके, लेकिन क्रिएशन की जो पावर है वो ज्यादा हायर होनी चाहिए, ऐसा मानना है किसका, मैथ्यू आर्नोल्ड का। बिल्कुल सही बात है ये। नेक्स्ट है उसके बाद, व्हाई डिड प्लेटो बैनिश द पोएट फ्रॉम हिज आइडियल स्टेट। प्लेटो ने पोएट को बैनिस्ट कर दिया अपने आइडियल स्टेट से, रिपब्लिक में दिखाया है, और जो फ्लूट है वो भी इंस्ट्रूमेंट बैन कर दिया था प्लेटो ने। लेकिन आइडियल स्टेट से प्लेटो ने पोएट को क्यों बैन कर दिया? वो मानता था कि जो पोएट होते हैं ये लोग झूठे होते हैं, पोएट्री इज मदर ऑफ लाइज, ये कोई भी मोरल चीजें नहीं सिखाते हैं लोगों को, झूठ बोलना सिखाते हैं, ठीक है, सच नहीं दिखाते हैं। इसलिए उसने पोएट को बैन कर दिया था और बोला था, इन द रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेंसुअल एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी द पोएट फेल्स टू डिसर्न द ट्रांसेंडेंट ऑफ रियलिटी बिहाइंड मोर अपीयरेंस। जैसा दिखता है उसके पीछे रियलिटी कुछ और ही होती है, ऐसा कौन दिखाता है? पोएट दिखाते हैं। इसलिए पोएट को उसने आइडियल अपनी जो सोसाइटी है उससे बैन कर दिया, पोएट को बैनिस्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट है, विच वर्जन ऑफ द लिरिकल बैलेड वाज फर्स्ट वन टू हैव द प्रीफेस बाय वर्ड्सवर्थ। इसने पूछा है लिरिकल बैलेड का जो प्रीफेस आया था वो कब आया था। देखो ये पहला ऐसा केस था, वैसे प्रीफेस प्री का मतलब पहले ही होता है, प्रीफेस पहले आता है जनरली, लेकिन इसका बाद में आया था। लिरिकल बैलेड 1798 है इसकी डेट, जहां से रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है, ऑफिशियल जो शुरुआत मानी जाती है लिरिकल बैलेड के साथ ही, पब्लिकेशन डेट के साथ ही मानी जाती है। लेकिन इसका प्रीफेस बाद में आया था, इसका प्रीफेस लिखा गया था 1800 में, तो इसका राइट आंसर होगा 1800। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट डज विलियम हैजलिट कॉल डॉन क्योटे लाइक इन हिज एसे माय फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोएट। किसके साथ फर्स्ट एक्वेंटेंस होती है, कौन से पोएट के साथ? ये है विलियम वर्ड्सवर्थ। वैसे एसटी कॉलरेज के साथ भी है, लेकिन फर्स्ट बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब टी.एस. एलियट assertion that शेक्सपियर्स हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, मैंने बताया था कि ये हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम जो इसने लिखा है उसमें जो ऑब्जेक्ट हैं उनको, यानी कि प्ले में जो ऑब्जेक्ट दिखाए गए हैं वो रिलेट नहीं कर रहे हैं प्ले से, इसलिए इसको एक आर्टिस्टिक फेलियर बोला है इस प्ले को। हैमलेट इमोशंस इज नॉट एडिक्वेटली ऑब्जेक्टिफाइड। हैमलेट के जो इमोशंस है वो ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसने इसको बोला है आर्टिस्टिक फेलियर इस प्ले को। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच मेकिंग का है, होरेस, जॉन ड्राइडन, सैमुअल डेनियल, बेन जॉनसन। कौन सी लिखी है? डिफेंस ऑफ राइम, टिम्बर एंड डिस्कवरी लिखी है बेन जॉनसन ने, तो डी का हो जाएगा सेकंड। डी का सेकंड देखो इसमें दिया गया है ऑप्शन थर्ड में, तो आंसर भी इसका थर्ड ही है। और आर्स पोएटिका होरेस ने लिखा है, ड्रामेटिक पोएजी ड्राइडन ने लिखा है, और फिर डिफेंस ऑफ राइम ये हो गया सैमुअल डेनियल का। ठीक है, इस तरह से ये मैच करना था। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एरिस्टोटल पोएटिक्स। एरिस्टोटल की पोएटिक्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? इसका आंसर, ही asserted that the value of poetry by focusing on imitation rather than rhetoric। उसने क्या एसर्ट किया है, जो पोएट्री की वैल्यू है किस पे ज्यादा फोकस किया है? इमिटेशन, मिमिसिस पे, रादर देन रिटोरिक। रिटोरिक के अलावा इसने इमिटेशन पे ज्यादा फोकस किया है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग आर द टू ग्रेट मास्टर ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज दैट टी.एस. एलियट कॉन्ट्रास्ट विद ड्राइडन एंड मिल्टन इन मेटाफिजिकल पोएट। कौन से दो ग्रेट मास्टर हैं फ्रेंच लैंग्वेज के, टी.एस. एलियट ने कॉन्ट्रास्ट किया है ड्राइडन और मिल्टन के साथ? एक ऐसे लिखा है द मेटाफिजिकल पोएट, टी.एस. एलियट ने। इसमें दो जो राइटर हैं, जीन रसाइन है एक तो, और एक है चार्ल्स बॉडीलर। ये दोनों राइटर, इन दोनों के बारे में बात की है, ये दोनों ग्रेट मास्टर्स हैं फ्रेंच लिटरेचर में, फ्रेंच लैंग्वेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू ऑफ द फॉलोइंग फेलिसियस एवेल्युएट द पोएट्री अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड द स्टडी ऑफ पोएट्री। देखो कौन कौन से जो फेलिसियस एवोल्यूशन पोएट्री के, वो मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोला है कि इनको एलिमिनेट करना है। अगर आपको मीनिंग अच्छे से निकालना है, समझना है, तो आपको एक तो पर्सनल जो एस्टिमेट होता है उसको, पर्सनल एस्टिमेट को, और एक होता है हमारा हिस्टोरिक एस्टिमेट। देखो किसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानोगे, कोई भी मान लो किसी राइटर ने कोई वर्क लिखा है, ठीक है, अगर आप उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाओगे तो आप ढंग से उसके टेक्स्ट से वो मीनिंग नहीं निकाल पाओगे जो राइटर की
मेन इंटेंशन है बोलने की। अगर उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानोगे, जैसे कि राइटर की एज क्या है, राइटर का जेंडर क्या है, उसका किसके साथ शादी हुई है, कितनी शादियां की है, किसके साथ अफेयर चल रहा है, अगर इन चीजों के बारे में आप जानने की कोशिश करोगे तो भी आप बायस करोगे, राइटर की इंटेंशन नहीं जान पाओगे। ऐसा ही न्यू क्रिटिक्स वाले बोलते हैं। तो ये बात पहले ही बोल चुका है मैथ्यू आर्नोल्ड। इसका आंसर हो जाएगा बी एंड डी। एक तो पर्सनल एस्टिमेट एलिमिनेट करना है और एक हिस्टोरिक एस्टिमेट, दोनों एस्टिमेट नहीं लगाने हैं मीनिंग निकालने के लिए। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द व्यू दैट पोएट्री वाज ओनली एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन एंड देयरफॉर ट्रिवियल। प्लेटो ने बोला था पोएट्री इज ट्रिवियल, कि ये 3 बार कॉपी की हुई है। पोएट्री वाज एन ओनली इमिटेशन। पोइट प्लेटो जो है वो पोएट्री से काफी, पोइट और पोएट्री से घृणा करते थे। ये सिर्फ जो रिलीजियस टाइप की पोएट्री होती है उनको ही ज्यादा पसंद करते थे। बाकी जो पोइट के बारे में बोलते हैं कि पोइट झूठे होते हैं, ठीक है, सब ऐसे बेवकूफ बनाते हैं ये। कल्चरल, ठीक है। नेक्स्ट है, इन ड्राइडन्स एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी देयर आर 4 interlocutors representing 4 different ideologies, which of them express Dryden's own views। 4 कैरेक्टर है उसमें। लेसिडस ड्रामेटिक एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी में 1668 में लिखी है, जिसके तुरंत बाद जॉन ड्राइडन को क्या बनाया गया, पोएट लॉरेट भी बनाया गया। उसमें 4 कैरेक्टर है, लेसिडस, यूजिनस, निएंडर, क्राइट्स। इसमें ड्राइडन को कौन सा कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है निएंडर। Next, which of the following text is the best example of the argument that work's meaning does not come entirely from the imagination of the author? Which of the following text is best example of the argument that work meaning does not come entirely? जो वर्क का मीनिंग है वो एंटायरली नहीं आता है फ्रॉम द इमेजिनेशन, ऑथर की इमेजिनेशन से। ऐसा बोला है किसने, टी.एस. एलियट ने बात की है ट्रेडिशनल और इंडिविजुअल टैलेंट में। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए ट्रेजेडी इन एरिस्टोटल व्यूज इज। मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेजेडी का एलिमेंट कौन सा है? इसने प्लॉट की बात की है, कैरेक्टर की बात की है, डिक्शन की बात की है, ठीक है, स्टोरी की बात की है, म्यूजिक की बात की है, स्पेक्टेकल की बात की है। 6 ऐसे एलिमेंट्स बताए हैं, लेकिन इसने प्लॉट को बोला है कि प्लॉट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। प्लॉट को इसने सोल बोला है, सोल ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है, वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट इज बिलीव्ड टू बी द प्रीमेबल टू रोमांटिक क्रिटिसिज्म। इन विच ईयर वाज इट पब्लिश्ड? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, दोबारा लिख दिया मैंने, 1800 में आया था। नेक्स्ट, गायनोक्रिटिसिज्म इज एसोसिएट विद एलन शोवल्टर, के साथ एसोसिएट करता है। गायनोक्रिटिसिज्म की टर्म है, ये किसने दी है, एलन शोवल्टर ने। नेक्स्ट है, द एंड ऑफ ए राइटिंग टू इंस्ट्रक्ट, द एंड ऑफ पोएट्री इज टू इंस्ट्रक्ट बाय प्लीजिंग हु व्यूज, ऐसा किसने बोला है? ये व्यू है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के। द एंड ऑफ राइटिंग इज टू इंस्ट्रक्ट, द एंड ऑफ पोएट्री इज टू इंस्ट्रक्ट बाय प्लीजिंग। नेक्स्ट, एरिस्टोटल लेज आउट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी, कितने एलिमेंट दिए हैं? 6 एलिमेंट, जो अभी मैंने पीछे बताए थे, प्लॉट, स्टोरी, कैरेक्टर, डिक्शन, स्पेक्टेकल, म्यूजिक। ये 6 है जो एलिमेंट दिए अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी में। उसके बाद अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल प्लॉट इज द टेस्ट ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी की सोल होती है। ये भी मैं अभी डिस्कस किया था मैंने पिछले क्वेश्चन में ही। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल प्लॉट मस्ट हैव, प्लॉट में क्या होना चाहिए? प्लॉट की प्रॉपर बिगनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर मिडल होना चाहिए और प्रॉपर एंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो बिगनिंग, मिडल, एंड, ये तीनों ही होने चाहिए प्लॉट में। एक अच्छा प्लॉट उसको माना जाएगा। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द सिंपोजियम? सिंपोजियम का ऑथर कौन है? ये ऑथर है सिंपोजियम का लॉन्जाइनस, दांते, प्लेटो, एरिस्टोटल। हाँ, प्लेटो है। प्लेटो के वर्क को फिर बाद में पीबी सैलन ने भी ट्रांसलेट किया है। पीबी सैलन ने सेम इसी नाम से वर्क लिखा है, सिंपोजियम के नाम से। ये भी ध्यान रखना, पूछ सकते हैं पेपर में, कौन से रोमांटिक राइटर ने सिंपोजियम लिखा या प्लेटो के वर्क को ट्रांसलेट किया है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सब्लिमिटी आर देयर अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस? लॉन्जाइनस के अकॉर्डिंग कितने सब्लिमिटी के, एक वर्क को सब्लाइम करने के कितने सोर्स है? इसने दिए हैं 5। ग्रेट थॉट, ग्रेट इमोशंस, इस तरह करके 5 जो है वो सब्लाइम सोर्स दिए हैं
लॉन्जाइनस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप सिडनीज अपॉलजी फॉर पोएट्री इज अ डिफेंस ऑफ पोएट्री अगेंस्ट द चार्जेस ब्रॉट अगेंस्ट इट बाय। किसने चार्जेस लगाए? ये जो सिडनी का अपॉलजी फॉर पोएट्री है, ये पोएट्री को डिफेंड करने के लिए इसने लिखा है। किसके रिप्लाई में? स्टीफन गोसोन। स्टीफन गोसोन ने एक पैम्फलेट लिखा है, ऐसे लिखा है, द स्कूल ऑफ एब्यूज, द स्कूल ऑफ एब्यूज। इसके रिप्लाई में ये फिलिप सिडनी ने लिखा है एन अपॉलजी फॉर पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बायोग्राफिया लिटरेरिया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817। ये है एस.टी. कॉलरेज का। 2-3 मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें से टर्म भी आती है, फैंसी है, इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन दो तरह की होती है, प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन। सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है वो उसको एस में प्लास्टिक बोला है क्योंकि उसमें डिस्ट्रॉय, डिफ्यूज और क्रिएट करने की पावर होती है, ठीक है, रिक्रिएशन की पावर होती है सेकेंडरी इमेजिनेशन। और सेकेंडरी इमेजिनेशन हर किसी में नहीं होती, वो एक आर्टिस्टिक क्रिएशन को सक्सेसफुल बनाती है, जो हमारी सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है। और एक कॉन्सेप्ट दिया है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं। नेक्स्ट है उसके बाद, इन द लाइफ ऑफ विच पोएट डिड डॉक्टर जॉनसन अप्लाई टू द टर्म मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री? इन लाइफ ऑफ विच पोएट, कौन से पोएट के बारे में बोला था उसने कि ये लोग जो है सबसे पहले अप्लाई की थी मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री? है जॉन डन। जॉन डन के बारे में। वैसे जॉन डन से बेहतर मेटाफिजिकल पोएट डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने माना है अब्राहम काउले को। अब्राहम काउले इज फार बेटर देन जॉन डन, ऐसा बोला है डॉक्टर जॉनसन ने। उसके बाद है, हु सेज दैट पोएट्स आर द एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड? ये बोला है पीबी शैले ने। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, रोमांटिक्स की स्टेटमेंट है ये। पोएट आर द एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, शैलीज डिफेंस ऑफ पोएट्री वाज ए रीजॉइंडर टू। किस, जो डिफेंस ऑफ पोएट्री है वो रीजॉइंडर है किसकी? फिलिप सिडनी के अपॉलजी फॉर पोएट्री की। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी? 4 बार रिपीट हुआ होगा कम से कम ये क्वेश्चन। विलियम एम्पसन ने लिखा है। और एम्बिग्यूटी वाला कॉन्सेप्ट भी मैच मेकिंग में आया है पहले। ये कॉन्सेप्ट किसका है? विलियम एम्पसन का। नेक्स्ट है, पोएट्री इज द आर्ट ऑफ यूनिटाइंग प्लेजर विद ट्रूथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू द हेल्प ऑफ रीजन। हु सेज दैट? ऐसा किसने? पोएट्री इज द आर्ट ऑफ यूनिटाइंग प्लेजर विद ट्रूथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन, ऐसा बोला है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। पोएट्री इज द आर्ट ऑफ यूनिटाइंग प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एसे टी.एस. एलियट पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी? ये किसने दिया है? ये मेटाफिजिकल पोएट्स में है। 2 टर्म आती है यहाँ से, एक तो है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, दूसरी है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ये मिल्टन और ड्राइडन के लिए यूज की है उसने, और यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी यूज की है मेटाफिजिकल पोएट्स के लिए, जैसे कि जॉन डन है, अब्राहम काउले है, एंड्रयू मार्वल है। तो वहां यहाँ पे क्या बोला है टी.एस. एलियट ने कि पहली बार लिटरेचर में ऐसा पाया गया कि एक यूनिफाई है, यानी कि जो अंदर पोएट के थॉट है वो ही वो एक्सप्रेस कर रहे हैं बिना किसी आर्टिफिशियलिटी के, ठीक है। इसलिए उनको टर्म दी गई थी यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। जो अंदर होता है एज इट इज वही चीजें एक्सप्रेस करना, और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी होती है उसका बिल्कुल अपोजिट, राइट। नेक्स्ट, द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, किसने यूज किया है? टी.एस. एलियट ने। कॉइन किसने किया है? वॉशिंगटन एल्स्टन। वॉशिंगटन एल्स्टन ने टर्म कॉइन की है और यूज की है टी.एस. एलियट ने। ये हो गए क्वेश्चन आज के। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। क्रिटिसिज्म के और भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। अभी कल्चरल स्टडी के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, लैंग्वेज वाली यूनिट के भी करूंगा। तो क्वेश्चन अब लगातार मैं कंटिन्यूली क्वेश्चन को ही डिस्कस करूंगा। लगभग 50-60 क्वेश्चन की वीडियो ऐसे ऑलमोस्ट आती रहेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एग्जाम आपका आ चुका है 6 तारीख को, पहला ही एग्जाम इंग्लिश का है। सो हमारे साथ जुड़े रहें। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।